Unacademy. हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज हमारे सामने टॉपर्स की जो हमने एक श्रृंखला चलाई है उसमें नितिन कुमार जी हैं, जो वीडियो बने हैं और उनकी रैंक 25 आई है। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार नितिन जी, कैसे हैं आप? बस सर ठीक है सर। तो कुछ जो है वार्ता हो जाए। सबसे पहले आपको जो है बधाई, इतना अच्छा पद आपको हासिल हुआ। सबसे पहले मैं बहुत आपसे बहुत पूछना धन्यवाद चाहता हूँ, सर। आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र अभी 22 ईयर्स है और जब फॉर्म अप्लाई हुए थे तो मैं 21 का था। तो मतलब ये तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हो गया। तो मतलब ये हो गया कि इतनी कम उम्र में सिविल सर्विस के आप अंदर एंट्री कर गए। तो सबसे जी पहले सर। मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। जी सर, मैं मैनपुरी जिले में एक गुटारा मासूमपुर गांव है, तो वहां से बिलोंग करता हूं। तो सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पे गांव के ही स्कूल्स में हुई है और वो स्कूल आज हैं भी नहीं शायद। उसके बाद सर मैं अपना क्लास 6 से मेरे गांव के ही नजदीक एक कस्बा है, बेवर। तो वहां पे मैं पढ़ने लगा, तो 6 से 10 तक मेरी एजुकेशन वहां पे हुई प्राइवेट स्कूल में। उसके बाद सर 11th एंड 12th मेरी उसी कस्बे से एक जनता इंटर कॉलेज है, सरकारी विद्यालय है, वहां से हुई है। उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन के लिए मैं मतलब ग्रेजुएशन भी मेरी वहां पे बीएससी के थ्रू हुई है, लेकिन साथ ही मैं अन्य जॉब्स की प्रिपरेशन में लग गया था। और सर जब मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी उस समय मेरा माइंड सेट बना कि हाँ मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए, और उस तक मेरा सिविल सर्विसेज की तरफ कोई रुझान नहीं था। और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ सर। तो वो अगर अन्य एग्जाम क्या थे, अगर हम जानना चाहें तो बता सकते हैं? सर एसएससी सीजीएल भी इससे पहले क्लियर हुआ था मेरा, तो अच्छा, और छोटे मोटे एग्जाम्स हैं जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा। ठीक है। तो ये जो जी। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर से आपने ये अपना पाथ चुना, या यूनिवर्सिटी में, या बच्चे पहले से थे सीनियर, कुछ ऐसी तैयारी कर रहे थे? सर पाथ का जहां तक संदर्भ है, इस मार्ग पे चलने का संदर्भ है, तो सर ये मन में कहीं ना कहीं अवचेतन मन में पहले से बहुत ही क्लियर था कि हाँ कुछ अच्छा करेंगे, सिविल सर्विसेज की तरफ जाएंगे। लेकिन होता है ना कि आपकी अपब्रिंगिंग जो है वो बहुत कुछ डिसाइड करती है। तो जिस परिवेश में हम पैदा हुए थे, हम पढ़े हैं जिस परिवेश में, वो परिवेश हमें ये इजाजत नहीं देता था कि हम तुरंत ही एकदम से चले जाएं और सिविल सर्विसेज की तरफ उसकी सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करने लगे और एग्जाम में अपियर हो जाएं जाके। काफी दिक्कतें होती हैं और दिक्कतें दिक्कतें जो होती हैं हर कौम में होती हैं सर। तो उन सबकी समग्रता का ध्यान रखते हुए मैंने बहुत ही तहजीब से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का निर्णय लिया था। लेकिन हाँ, अवचेतन मन में पहले से डिसाइड था कि हाँ सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये आपका पहला ही अटेम्प्ट होगा, जी आपकी एज सर। इतनी कम है। तो जो जी पहले सर। अटेम्प्ट की प्रिपरेशन जो हुई है आपकी, तो उसमें मैं जी कितने सर। महीने की तैयारी मानूं? एक साल की तैयारी मानूं, 2 साल की मानूं? आप क्रिस्टल क्लियर करिए। सर अगर पीसीएस 2021 से पहले मेरी तैयारी की बात है, सर मैं मान के चलता हूँ 7 से 8 महीने की तैयारी थी। पूरी की पूरी सात तैयारी से 7 से 8 महीने की। जी सर, होके लगा था। और उसके बाद जब प्रीलिम्स मेरा हो गया था, तो मेंस में ये हालत थी कि मेंस का सिलेबस भी मुझे ठीक से पता नहीं था। तो लेकिन उन्हीं 2 3 4 महीनों के दौरान मैंने ठीक से पढ़ा, और इसमें कुछ एक दोस्त जो मेरे रहे हैं उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो उनका योगदान नहीं होता तो शायद मैं मेंस क्लियर कर भी नहीं पाता। लेकिन मेंस भी क्लियर हुआ सर, और इंटरव्यू भी ठीक से गया, और अभी जो है वो सामने है। तो 8 महीने का ये तो बहुत ही बड़ा ग्रेट अचीवमेंट कहलाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं। मुझे जी इतनी सर। कम उम्र का टॉपर जो है अभी तक तो मिला नहीं। ठीक है, पिछली बार मिली थी तो उनकी रैंक 2 आई थी यूपी पीसीएस में, लेकिन उनका अच्छा। यूपीएससी में भी हो गया था 66।
तो जहां तक है कि आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास तो बहुत ही बेस बन चुका है, आपकी तैयारी हो चुकी है, तो आपका जी सर। रुझान किधर रहेगा? सर मैं यूपीएससी की तरफ ही अब पूरी तरीके से डेडिकेटेड हूँ। और इस बार वाले अटेम्प्ट को मैं बहुत शिद्दत से और बहुत ही संजीदगी से दूंगा, और निसंदेह प्रयास करूंगा, भरसक अपना। बाकी तो अल्टीमेटली क्या होता है वो समय बताएगा। वैकल्पिक विषय क्या था आपका? सर मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य। तो जी हिंदी सर। साहित्य आप यूपीएससी में भी रखोगे, फिर चेंज करोगे? जी सर। जी सर, नहीं नहीं, हिंदी साहित्य ही मुझे रखना है। हिंदी साहित्य रखना है। अच्छा, हिंदी जी साहित्य की सर। जैसे अगर कोई बच्चा तैयारी करता है तो उसको क्या क्या सोर्स रखने चाहिए और किस वे में तैयारी करनी चाहिए? सर सबसे पहले तो अगर कोई हिंदी साहित्य को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना चाहता है, तो मैं मानता हूँ उसे सबसे पहले सिलेबस पे ध्यान देना चाहिए। आप सिलेबस देखें, और अगर आप बीए मतलब जो है, तो फिर किसी भी अन्य मटेरियल की जरूरत है नहीं। हाँ, ये हो सकता है सर, कुछ एक संस्थान हैं, उनके अच्छे अच्छे चुनिंदा नोट्स हैं, उन पर भी उनको भी एज अ स्टडी मटेरियल यूज किया जा सकता है, जैसे इग्नू के नोट्स हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि हिंदी साहित्य आपने कभी पढ़ा नहीं है ग्रेजुएशन डेज में, तो आप, अगर आपको लगता है आप सक्षम हैं, तो आप कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। अदरवाइज जेएनयू और इग्नू के नोट्स बहुत शानदार हैं सर। और अगर आपने बीए में एज अ स्टडी मटेरियल उसे पढ़ा है, तो फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। जनरली कुछ बच्चे जो मेरे से टच में रहते हैं, मेंस लिखते हैं, वो कहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड सर ग्रेजुएशन में साइंस का था, मोस्टली इंजीनियर है। तो मैं वही जी उनको सर। हिंदी साहित्य बोलता हूँ, तो वो सोचते हैं कि हिंदी साहित्य सर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उन बच्चों के लिए उनका डर निकालने के लिए क्या क्या बोलोगे आप? जैसे कि सर मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ, और ये कहीं ना कहीं एक खौफ का विषय रहता है। अच्छा सर, जहाँ तक जो टेक्नोलॉजी और जो टेक्निकल बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं, तो उनके मन में ये डर आना बड़ा ही वाजिब है कि मतलब हिंदी साहित्य है, आर्ट का सब्जेक्ट है, हम तो पीसीएम पढ़ के आए हैं या पीसीबी पढ़ के आए हैं, कैसे काम चलेगा। तो सर ये ध्यान देना चाहिए सिलेबस को देखते हुए कि हिंदी साहित्य 6 महीने में अच्छे से पढ़ा जा सकता है, बहुत अच्छे से पढ़ा जा सकता है। अगर आप केवल 5 से 6 महीने डेडिकेटेड होके अप टू द मतलब सिलेबस आप काम कर रहे हैं, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। दूसरी बात सर, हिंदी साहित्य में ऐसा कुछ है नहीं, कोई ऐसी खास टर्मिनोलॉजी नहीं है, कोई ऐसा ऐसे ज्योग्राफी की तरह या इकोनॉमी की तरह टफ सिद्धांत भी नहीं है जिन्हें समझने में आपको। नितिन जी, जी सर। जैसा कि आपने बताया कि हिंदी लिटरेचर से 6 या 7 महीने में अच्छी तरीके से क्या हो सकती है, प्रिपरेशन हो सकती है। ठीक है। जी तो सर। मेरे को ये जानना है कि इस अब इंटरव्यू को हम थोड़ा सा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 राउंड में चलाते हैं। ठीक है। जी प्रीलिम्स के सर। लिए क्या क्या सोर्स किताबें होनी चाहिए, ठीक है, किसी बच्चे के जी लिए अगर वो जीरो से स्टार्ट करता है। ठीक है। फिर मेंस के लिए उसे क्या क्या सोर्स रखने चाहिए, और इंटरव्यू में वो किस तरीके की पर्सनालिटी लेके जाए, इस पे हम बात करते हैं। जी सर। सर जहाँ तक सबसे पहले हम प्रीलिम्स स्टेज की बात कर लेते हैं। तो सर प्रीलिम्स स्टेज, चाहे यूपीएससी हो या पीसीएस हो, सबसे टफ स्टेज मैं मानता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण स्टेज। क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा रेट रेस लगी हुई है, खासकर सिविल सर्विसेज के लिए। तो बड़े बड़े अच्छे बैकग्राउंड से कैंडिडेट आते हैं और यहाँ पे अपनी जान झोंक देते हैं क्रैक करने के लिए। 5-6 लाख कैंडिडेट्स में से आपको 5-6 हजार में आना है, ये एक बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा हो जाती है सर। तो उसमें क्या है सर, अगर रणनीतिक रवैये से हम काम करते हैं, स्ट्रेटजिकली अगर हम चलें, तो ये बहुत कठिन नहीं है। और एक शिकायत रहती है सबकी कि प्रीलिम्स बहुत कठिन हो चुका है, प्रीलिम्स है। तो अजीब से प्रश्न सर उन्हीं लोगों के लिए हैं जो ट्रेंड को नहीं समझ पाते, जो कभी ये जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं कि दरअसल प्रीलिम्स पूछने का उनका उद्देश्य क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, प्रीलिम्स क्यों वो परीक्षा ले रहे हैं। तो सर हम लोगों को सबसे पहले अगर रिलाई करना चाहिए फॉर प्रीलिम्स, मैं पर्टिकुलरली प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, तो सर ओल्ड ईयर पेपर्स हैं। अगर हम पिछले 5-6-7 साल के ओल्ड ईयर पेपर्स के पैटर्न को ध्यान में रखें
और ये देखें कि इकोनॉमी से किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, ज्योग्राफी से किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, पॉलिटी से किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम ये प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे कि अगली परीक्षा में जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उसमें किस तरीके के प्रश्न आए, और उस अकॉर्डिंग हम वर्क कर सकते हैं। लेकिन सर होता क्या है कि प्रीलिम्स के वो ओल्ड ईयर पेपर्स को हम लोग रटने की तरह यूज करने लगते हैं, ट्रेंड को नहीं समझते, जो कि सर एक बड़ा लूप होल साबित होता है बाद में। और खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए प्रीलिम्स बहुत बड़ी बाधा बन चुका है। रीजन ये है कि वो इंग्लिश का जो मटेरियल है वो यूज नहीं करना चाहते हैं, या अन्य जो अच्छे मटेरियल हैं जो केवल इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध हैं तो उन्हें नहीं यूज करना चाह रहे हैं, तो ये एक बाधा बनता है। दूसरा प्रश्न सर आपका था कि जहां तक सोर्सेज की बात है, तो सर जब भी कोई सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू करता है, सोर्सेज लगभग क्लियर रहते हैं, क्योंकि मैं जो भी सोर्स बताऊंगा तो वो अंतिम नहीं होंगे, सबके थोड़ा बहुत वेरी करते हैं, एक दो किताब किसी ने अलग पढ़ी होगी, किसी ने कुछ किसी का नोट्स पढ़ लिया होगा, या लेकिन सर 70 to 80% जो सोर्स होता है वो सेम ही रहता है सबका। हिस्ट्री है अगर सर, तो एनसीईआरटी ऑब्वियस सी बात है, लगभग कैंडिडेट्स पढ़ ही लेते हैं। लेकिन ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, किसी और सोर्स को रिलाई करके निकाल ले जाते हैं। तो सर कोई भी सोर्स अंतिम नहीं है, लेकिन हाँ प्रीलिम्स परीक्षा निकालनी है तो आप जो भी सोर्स रखना चाहते हैं उस सोर्स के साथ आप ओल्ड ईयर पेपर्स को बखूबी सॉल्व करके जा रहे हैं, उस पैटर्न को भांप के जा रहे हैं, बहुत अच्छे से विश्लेषण करके जा रहे हैं, तो कोई सवाल नहीं, कोई शंका नहीं रहनी चाहिए कि आपका प्रीलिम्स रुक जाएगा। मैंने तो सर जब पहली बार प्रीलिम्स दिया था तो सबसे ज्यादा ओल्ड ईयर पेपर्स पे रिलाई किया था। अब जहां तक सर जो सोर्सेज की बात है, तो हम लोग जब मेंस की बात करेंगे तो सोर्सेज का एक एकीकृत रवैये में मतलब उनका परिचय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी प्रीलिम्स की जहां तक बात है, तो सर प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर बल देना चाहूंगा तो वो है ओल्ड ईयर पेपर्स। ओल्ड ईयर पेपर सर अलग अलग पब्लिकेशंस हैं, अलग अलग फॉर्म में निकालते हैं, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, या आप ओल्ड ईयर पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं, तो उनको समझना बहुत जरूरी है। किसी भी टॉपिक को हमने पढ़ा, मैंने देखा है कि इकोनॉमी में लोग पैटर्न यूपीएससी वाला फॉलो कर रहे हैं, तो सर यूपीएससी और पीसीएस के प्रीलिम्स में बहुत बड़ा अंतर आज भी है, और इस अंतर को समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं समझेंगे तो ये मतलब हम एक कमी छोड़ जाते हैं, एक बैकलैश छोड़ जाते हैं। तो सर यूपीएससी का प्रीलिम्स बहुत ही एनालिटिकल अप्रोच पे है, जबकि सिलेबस चेंज होने के बाद भी पीसीएस का प्रीलिम्स आज भी बहुत फैक्चुअल है। दूसरी बात, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें सर, प्रीलिम्स में एक चीज आती है कि एलिमिनेशन ट्रिक, स्मार्ट वर्क, बहुत सब लोग कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए, एलिमिनेशन पे ध्यान देना चाहिए, और थोड़े अच्छे तरीके से पेपर हैंडल करना चाहिए। अगर हम बहुत ही रूढ़वादी तरीके से पेपर सॉल्व करेंगे तो सफल होने की संभावना भी बहुत ही रूढ़वादिता पे डिसाइड होगी। लेकिन सर ये इनोवेशन है क्या? दरअसल परीक्षा देने के बाद ही पता चलता है कि इनोवेशन है क्या और उसका स्कोप क्या है। पीसीएस परीक्षा में सर 2018 के बाद चेंज हुआ, मैं प्रीलिम्स की ही बात कर रहा हूँ, तो 2018 के बाद चेंज हुआ। कथन और कारण वाले ऑब्जर्व करें तो पाते हैं कि कथन और कारण दोनों सही होते हैं, और कारण जो होता है वो कथन की सही ही व्याख्या होता है। ये हम गौर से तब देखेंगे जब हम ओल्ड ईयर पेपर्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर हमसे 10 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं और हम दसों मतलब लगा के आ गए हैं ओल्ड ईयर पैटर्न के हिसाब से, और अगर सर हमारे 6 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, 4 गलत भी हो जाते हैं, तो हमें फायदा है। तो सर एलिमिनेशन क्या है? एलिमिनेशन भी बार बार एमसीक्यू सॉल्व करने से ही आती है। एलिमिनेशन कुछ ऐसा नहीं है कि जिसकी कोई बुक होगी जो कोई एक अध्यापक शिक्षक आपको समझा देगा। एलिमिनेशन का रूल ये, आप एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ओल्ड ईयर पेपर्स क्वेश्चन को लगाइए, तो सर प्रीलिम्स बहुत आसान हो जाता है। अब सर बात करते हैं मेंस की। तो चाहे कोई किसी भी मीडियम का हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे हिंदी मीडियम का हो, जीएस में अगर कोई ये सोच रहा है कि वो बहुत अच्छा कराएगा, रिकॉर्ड बनाएगा, तो थोड़ा सा ये बड़ी ही असाध्य सी बात प्रतीत होती है, व्यवहारिक नहीं है। क्योंकि सर जीएस जो है बहुत ही व्यापक है, और जीएस में आप निश्चित समय में निश्चित सोर्सेज के साथ कुछ अनिश्चित सा नहीं कर सकते, वो बहुत ही लिमिटेड चीज है। तो जीएस को आप हमको एवरेज रखना है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो मेंस के लिए वो है सर अपना ऑप्शनल, एथिक्स एंड ऐसे। ये चीजें ऐसी हैं, अगर आपने इन पर अच्छे से वर्क कर लिया तो कम से कम सिलेक्शन तो आपका नहीं रोकेगा। बाकी हो सकता है आपकी लेखन शैली पे, आपकी
स्टाइल पे वो सब चीजें डिपेंड करेंगी कि आपको रैंक कौन सी मिलेगी, क्या पोस्ट मिलेगी। लेकिन हाँ, आप एक बार एंटर कर जाएंगे कमीशन में। तो सर जहां तक सोर्सेज की बात है तो जीएस 1, 2, 3, 4 4 जीएस के पेपर होते हैं, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, उसके बाद एक ऐसे होता है जनरल हिंदी का पेपर। जनरल हिंदी बहुत ही शानदार और आपकी रैंक डिसाइड करने वाली चीज है। जैसा कि देखा जाता है, मेरे साथ भी कई लोग एग्जाम में अपियर हुए, तो वो लोग हिंदी को थोड़ा सा गॉड सब्जेक्ट, गॉड विषय समझ के दरकिनार कर देते थे, इग्नोर कर रहे थे कि ठीक है हिंदी है, लेटर राइटिंग क्या है, 2 दिन में देख लेंगे, 4 दिन में देख लेंगे, लास्ट में चले जाएंगे। लेकिन सर 150 नंबर का पेपर है, और जीएस का भी पेपर 200 नंबर का होता है। हम 200 नंबर के पेपर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि 150 नंबर के पेपर को, जिसमें कि अच्छे खासे मार्क्स लाए जा सकते हैं, उसे इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो सबसे पहले जनरल हिंदी को बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। व्याख्या जो आपको हम लोगों को संक्षेपण लिखना रहता है, व्याख्या करनी रहती है, कभी कभी शीर्षक का नाम देना रहता है हिंदी में, तो उन सब चीजों पे वर्क करके जाना है। ओल्ड ईयर पेपर्स को देखिए क्या ट्रेंड है उनका, उन सब चीजों पे अगर हम 8, 10 दिन, 20 दिन सही से दे लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। दूसरी बात सर, अगर जनरल हिंदी के लिए किताब की बात की जाए तो सर आदित्य की एक किताब आती है, आदित्य पब्लिकेशन की, तो वो मैंने प्रेफर की थी। वो अच्छी किताब है, वनडे वाले भी पढ़ते हैं उसे, और वही पर्याप्त भी है, बहुत ज्यादा सोर्स को स्कैटर नहीं करना चाहिए। दूसरा आता है सर ऐसे। सर पीसीएस के ऐसे बहुत ही फैक्चुअल टाइप रहते हैं। अगर हम यूपीएससी पीसीएस में अंतर देखें मेंस में, तो ऐसे में जमीन आसमान का फर्क है। यूपीएससी का ऐसे पूर्णतः फिलोसॉफिकल रहता है, दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है, जिसमें खासकर हिंदी साहित्य जो ऑप्शनल वाले होते हैं या फिलोसफी ऑप्शनल वाले होते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा खासा फायदा मिल जाता है कोटेशंस वगैरह को लेके, दर्शन को लेके। लेकिन सर पीसीएस के ऐसे बहुत ही तथ्यात्मक है कि कृषक समस्या पे ऐसे आना है तो वो आना ही है, और वो कोई स्कीम चल रही है तो एक ऐसे स्कीम पे आना ही है, जैसे जल जीवन मिशन चला था, आयुष्मान भारत चला था, तो एक ऐसे उनसे पूछा ही जाएगा। तो प्रयास ये करना है हम ऐसे के लिए 10, 20, 30 पन्ने का एक अच्छी अच्छी कोटेशंस हैं उसमें हम इंक्लूड कर लें, और जो ओल्ड ईयर पेपर्स को ऑब्जर्व करते हो हम ये देख लें कि स्कीम से आ ही रहा है तो 8, 10 स्कीम्स जो बहुत ही प्रचलित स्कीम्स हैं, चाहे भारत सरकार की हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, उन पर हम अच्छा खासा डाटा और उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करके जाएं, तो निश्चित तौर पर ऐसे हम लोग बढ़िया लिख के आएंगे। ऐसे इतना बड़ा कोई स्कोप, इतनी कठिन समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन वर्क करना जरूरी है ऐसे के साथ। और सर ऐसे के लिए तो कोई ऐसी बुक भी नहीं है जिसे पढ़ा जा सके। ऐसे के लिए तो आप खुद ही वर्क कर सकते हैं, टॉपिक्स चुनिए, जैसे विमेन एम्पावरमेंट टॉपिक है, उसे उठाइए, गूगल कीजिए, कुछ चुनिंदा 4-6 कोट लिखिए उस पे अच्छा अच्छा डाटा निकालिए, भारत में क्या समस्या है वो निकालिए। तो इन सब चीजों पे हम ऐसे करके अगर 30-40 टॉपिक्स पे बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो चीज फायदेमंद होती है। अब सर बात करते हैं जीएस 1, 2, 3, 4 की। तो सर जीएस 1 में जो है, जैसा कि जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो सब ही जानते हैं सर, सिलेबस से लगभग सब रूबरू होते हैं कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, और कुछ टॉपिक्स जो हैं, हाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी से इतर भी रहते हैं थोड़े से, ज्योग्राफी से होते हैं। जैसे ज्योग्राफी अगर यहाँ पे मानव भूगोल के टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, तो मानव भूगोल के 1-2 टॉपिक्स उसमें मेंस में डाल दिए जाते हैं कि भाई जनसंख्या के कारक क्या, जनसंख्या वृद्धि के प्रतिरूप क्या हो सकते हैं, उसके कारक क्या है, आकारिकी क्या है, ऐसे प्रश्न कर दिए जाते हैं। तो हमको ये करना है सर, जीएस में हिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी पढ़ा होना चाहिए। अगर एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं, आप जो बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, या जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं उस कोचिंग के नोट्स पे रिलाई कर सकते हैं। जैसे सर मैं अपना बताऊं, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, मैंने अखिल मूर्ति सर के नोट्स आते हैं हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के, मैंने वो पढ़े और 3-4 बार पढ़े, और सर मेरा काम ठीक ठाक चला है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब लोग, एनसीईआरटी की बहुत ज्यादा ढंग समझ में आया था जब आपको टीचर ने समझाया था, तो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं और कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो भी टीचर पढ़ाता है उसे ठीक से वो विश्लेषण कर लेता है तभी पढ़ाता है। तो सर ज्योग्राफी की जहां तक बात है तो 11th-12th की एनसीईआरटी अच्छी है। कुछ एक टॉपिक्स हैं उन्हें गूगल से सर्च कर लेना चाहिए, और किसी का अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो उसके लिए तो कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है, जीएस में वो खुद जानेंगे अपना। सोसाइटी की जहां तक बात है सर, तो मैंने तो दृष्टि पब्लिकेशन की सोसाइटी की बुक पढ़ी थी। कुछ लोग विजन आईएएस की बुक को प्रेफर कर लेते हैं, कुछ लोग कोचिंग के नोट्स को प्रेफर कर लेते हैं, तो सोसाइटी ऐसे पढ़ा जा सकता है। दूसरी बात सर, सोसाइटी पढ़ते वक्त हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम कोचिंग का मटेरियल डिट्टो वहां ना डाल के आए।
हमें कोशिश करनी चाहिए कि सोसाइटी में जो हम जी रहे हैं एक दो उदाहरण उसके भी डाल के आएं। सोसाइटी की जो समस्या है वो हमारी समस्याएं हैं, क्यों ना हम उसे जिए और उसी को लिखें। अगर हम क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं तो हम यूपी में ही क्षेत्रवाद देख सकते हैं। तो क्षेत्रवाद को जो हम जी रहे हैं, हमारे आसपास हो रहा है, उसके उदाहरण अगर हम डालेंगे तो किताब का जो पढ़ के गए हैं उससे ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मुझे जैसा लगता है, अभी मार्क्स आए नहीं है, हालांकि मुझे भी क्लियर नहीं पता है कैसे क्या मार्क्स मिले होंगे, लेकिन यही है, स्ट्रेटजी सबकी यही रहती है। जीएस 2 की बात करते हैं सर, तो पॉलिटी के लिए तो रामबाण रहता है सर, उसका कोई तोड़ नहीं है। एम लक्ष्मीकांत सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ते हैं, कोचिंग के नोट से काम चलाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एम लक्ष्मीकांत एक व्यक्ति ने पढ़ लिया तो अब सभी एम लक्ष्मीकांत ही पढ़े, हालांकि मैंने पढ़ा है एम लक्ष्मीकांत को। तो सर चाहे कोचिंग का सोर्स कोई पढ़ सकता है अगर उसे समझ में आ रहा है, एम लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ सकता है पॉलिटी के लिए। कुछ सोशल इश्यूज के टॉपिक्स रहते हैं, तो सोशल इश्यूज के टॉपिक्स से ज्यादातर क्वेश्चन अगर आप गहरे प्रश्नों की बात करते हैं तो वो यूपीएससी डिमांड करता है। फिर बात कहूंगा, ओल्ड ईयर पेपर्स को मैं फिर से लाना चाहूंगा कि अगर हम पिछले 3 साल के, जैसे मेरा 2021 में पेपर था मेंस का, तो अगर 2021 वाली परीक्षा का 18, 19, 20 का देख लें ओल्ड ईयर पेपर्स मेंस का, तो सर हम पाएंगे कि अगर इस बार एक टॉपिक से आ गया है तो अगली बार पक्का दूसरे टॉपिक से आना है। कि अगर उन्होंने इस बार दबाव समूह पूछ दिया है तो अगली बार वो कोई सहायतार्थ समूह, एनजीओ के बारे में, एसएचजी के बारे में पूछ ही लेंगे। तो निश्चित तौर पे एक सारगर्भित नोट्स होना ही चाहिए जिसपे एसएचजी के बारे में आपके पास 2-3 पन्ने की जानकारी होनी चाहिए, कि वहां पे जाके आप 200 शब्द लिख आए, अच्छे फॉर्मेट के साथ, अच्छे शब्दों के साथ, उदाहरण के साथ 200 शब्द लिख आए। इतना होना चाहिए हर एक टॉपिक पे। अब सर आगे बढ़ते हैं तो आईआर रहता है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी है इसी में। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में सर मुझे नहीं लगता किसी भी बुक को पढ़े जाने की आवश्यकता, मैंने खुद नहीं पढ़ा था, मैंने ना किसी का नोट्स पढ़ा ना किसी की बुक को पढ़ा। जो करंट ओरिएंटेड चीजें हैं, जो करंट अफेयर्स में चलता रहता है, बस उस पर नजर रखने की आवश्यकता है। और पूरा डिट्टो सेम टू सेम पीसीएस क्वेश्चन भी वही करता है। उस समय जैसे सर अफगानिस्तान में तालिबान का बहुत वो चल रहा था, वही तालिबान ने कब्जा कर लिया, अमेरिका सरकार बैक हो गई है, तो उन्होंने वो पूछ लिया, सीधा सिंपल। अब कोई भी व्यक्ति जो अखबार भी पढ़ रहा होगा, जो यूट्यूब चलाता होगा, तो ये चीज तो देख ही लेगा। अगर परीक्षा दे रहा है, मेंस देने जा रहा है, तो इतना देखना लाजमी है, इतना तो नजर रखनी पड़ेगी। तो आप अगर पूरा बैकग्राउंड समझ गए हैं कि तालिबान ने कब्जा कर लिया, भारत के लिए क्या समस्याएं आ जाएंगी या भारत को क्या फायदा हो जाएगा, दुनिया पे क्या असर पड़ेगा, तो आप लिख के आ जाएंगे 200 शब्दों में, कोई बड़ी चीज नहीं है। आईआर से सर अगर 3, 4, 5 क्वेश्चन रहते हैं तो वो सारे के सारे प्रश्न करंट के रहते हैं। हाँ, किसी व्यक्ति को अगर लगता है कि उसे बहुत ज्यादा स्टैटिक पोर्शन को पढ़ने की आवश्यकता है, तो वो किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकता है, या मार्केट में बुक्स भी हैं अच्छे अच्छे राइटर्स, उन्हें पढ़ सकता है। उस मामले में जो सत्य है वो सत्य है। दूसरा सर, अब हम जीएस 2 के कुछ और चुनिंदा टॉपिक्स रहते हैं, जैसे जो एम लक्ष्मीकांत में ठीक से कवर नहीं। जैसे सर चुनाव आयोग है, तो चुनाव आयोग की क्या कार्यशैली रहती है, या फिर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की क्या विशेषताएं हैं। एक बार उन्होंने 2018 में पूछ लिया था कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-51 की विशेषताएं पूछ लिया था। तो ऐसे कुछ एक टॉपिक्स हैं जो दरअसल किसी बुक में ठीक ढंग से कवर नहीं किए गए। तो हम उसके लिए सर गूगल का यूज कर सकते हैं, किसी टीचर की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी पे भी आप लोग काफी अच्छा मटेरियल रिलीज करते रहते हैं, तो उसका फायदा ले सकते हैं। उस पे 2-3 पन्ने का हम कहीं से नोट्स निकाल के रख सकते हैं, उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं। मेन बुक्स का जहां तक संबंध है तो पॉलिटी के लिए सर एम लक्ष्मीकांत है, या कोई भी कोचिंग का नोट्स उठा लीजिए आप। और जहां तक सोशल इश्यूज की बात है तो उसके लिए भी विजन के, दृष्टि के या बाजीराम के अच्छे अच्छे नोट्स आते रहते हैं, या कोई भी जहां भी आप पढ़ रहे हैं उसका नोट्स उठा सकते हैं। आईआर में आपको पूरा करंट अप्रोच रखनी पड़ती है, इवन पॉलिटी में भी सर करंट अप्रोच रखनी पड़ती है। करंट तो ऐसे मान के चलना है कि हमको बिल्कुल साथ साथ चलाना है, करंट नहीं चलाएंगे तो एक सारगर्भितपन जो होता है वो खत्म हो जाएगा, एकाग्रता नहीं रहेगी, समग्रता चाहिए होती है ना सर उत्तर में। सर जहां तक जीएस 3 की बात करते हैं हम लोग, तो साइंस एंड टेक रहता है हमारा, इकोनॉमी सेक्शन रहता है, और इकोनॉमी के बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रहता है, थोड़ा इंटरनल सिक्योरिटी भी रहता है, कुछ एक टॉपिक्स अलग अलग भी रहते हैं। तो जहां तक ये 4 मेजर पोर्शंस की बात है, तो सर इकोनॉमी की अगर बात करें तो कुछ लोग सर रमेश सिंह की बुक पढ़ लेते हैं, कुछ लोगों का इकोनॉमी बैकग्राउंड ही होता है तो उनके लिए कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्लास के नोट से काम चला लेते हैं।
शर्त ये है सर कि कोई भी सोर्स हम फॉलो करें, चाहे हम इकोनॉमी के मृणाल सर के लेक्चर देखें, चाहे हम मृणाल सर के नोट्स पढ़ें, जो भी टॉपिक सिलेबस में कवर है। अगर सिलेबस में दिया गया है समावेशी विकास, अगर सिलेबस में दिया गया है नियोजन, सिलेबस में पीडीएस दिया गया है, तो उस टॉपिक पे सारे डायमेंशंस के बारे में लिखने के लिए हमारे पास पर्याप्त शब्द होने चाहिए, ये आवश्यक है। वो शब्द सर किसी बुक से आते हैं, वो सब अखबार से आते हैं, वो सब कोचिंग से आते हैं, ये मुझे नहीं लगता मैटर करता है। कहीं से भी हैं, वो शब्द अच्छे और प्रमाणित होने चाहिए और वो लिखने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, यही इनफ है। तो सर इकोनॉमी का यही रहता है। बाकी इकोनॉमी में सर इकोनॉमिक सर्वे का बहुत बड़ा रोल है। जहां तक जीएस 3 सर ऐसा पेपर है जिसमें डाटा अगर आप नहीं डालेंगे तो मुझे नहीं लगता है कभी भी अच्छे मार्क्स मिलते होंगे किसी को। डाटा का बहुत बड़ा रोल है, जीएस 3 में भी है, जीएस 2 में भी है, जीएस 1 में बहुत ज्यादा डाटा का स्कोप है नहीं, क्योंकि सोसाइटी या वो हिस्ट्री में ज्योग्राफी में हम क्या ही डाटा डाल सकते हैं, स्टैटिक पोर्शन है वो सब। जीएस 3 में बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर वो लोग हमसे बात कर रहे हैं वित्तीय समावेशन क्या है, आज भारत में वित्तीय समावेशन को लेकर क्या क्या चुनौतियां मौजूद हैं, तो वित्तीय समावेशन पर हमारे पास 2-3 डाटा होने चाहिए। वित्तीय समावेशन पर हमारे पास कमिटी की रिपोर्ट होनी चाहिए, 1-2 अगर हो सके तो कमिटी की रिपोर्ट होनी चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे ने या वित्त मंत्री जी ने या प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में फाइनेंशियल इंक्लूजन पे क्या बोला है, 1-2 ऐसी लाइंस आपको पता ही होनी चाहिए, जिससे आप उत्तर शुरू कर सकते हैं या निष्कर्ष डाल सकते हैं उसमें। तो सर उत्तर को प्रमाणिक हमें बनाना पड़ता है, डाटा से बनाना पड़ता है, अच्छी लाइन से बनाना पड़ता है। कुछ लोग भाषण सुनने के लिए भाषण सुन लेते हैं, जबकि वित्त मंत्री जी का भाषण पूरे जीएस 3 में डाला जा सकता है। तो जरूरत है सर हर जगह कॉशस रहने की, सचेत रहने की आवश्यकता है। सिविल सर्विसेज इज ऑल अबाउट नोइंग एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग थ्रू अराउंड यू। जो भी आपके इर्द गिर्द घटित हो रहा है वो नजर तो रखनी पड़ेगी सर। अब सर बात करते हैं हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी की, तो इंटरनल सिक्योरिटी से वही बात आती है सर, अब सोर्स क्या होना चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो इंटरनल सिक्योरिटी की कुछ एक प्रोफेसर्स की अच्छी अच्छी बुक्स भी हैं, मैंने तो नहीं पढ़ी, बिल्कुल नहीं पढ़ी, और किसी ने मुझे कभी सुझाव भी नहीं दिया कि आप इंटरनल सिक्योरिटी की बुक पढ़िए। क्योंकि सर मेंस इतना हेक्टिक है, इतना इतना चीजें हैं, इतने टॉपिक्स हैं, आप अगर हर चीज की बुक पढ़ने लगेंगे तो फिर रिटेन कब करेंगे आप उसे। तो रिटेन करने के लिए जरूरी है कि हर टॉपिक पे आप चुनिंदा चीजें लिख लीजिए, बस उनको कैसे पेपर में डाल देना है जाके, इस पे काम कर लीजिए। तो सर इंटरनल सिक्योरिटी के चुनिंदा टॉपिक्स हैं, अगर किसी को लगता है कोई कोचिंग के नोट्स मददगार हैं तो वो ले सकते हैं वो व्यक्ति, और किसी को लगता है कि बुक पढ़ने की आवश्यकता है तो बुक पढ़ सकते हो, मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल है। मैंने तो नहीं पढ़ी तो मैं कोई रिकमेंड भी नहीं करना चाहूंगा। हाँ, मैंने थोड़ी सी दृष्टि आईएएस की इंटरनल सिक्योरिटी की जो बुक आती है उससे कुछ एक टॉपिक्स में हेल्प ली थी, बाकी मैंने गूगल किया था चीजों। डिजास्टर मैनेजमेंट सर मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, कभी नहीं छुआ डिजास्टर मैनेजमेंट। 1 या 2 प्रश्न आते हैं तो वो सर आपदा, मतलब आपको आपदा प्रबंधन का जो तंत्र है भारत का और उत्तर प्रदेश का, उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आपदा प्रबंधन कौन कौन डील करता है, क्या क्या आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, कृत्रिम आपदाएं, मानव निर्मित आपदाएं, उन सब चीजों पे अगर कमांड है तो आपको कुल मिला के शब्दों के साथ खेल खाल के उत्तर लिख के आना है। और सर जहां तक मेंस की बात है, मेंस के पेपर में 3 घंटे मिलते हैं एक पेपर को लिखने के लिए। सर 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने रहते हैं, 200 शब्द या 125 शब्दों के। इतना समय नहीं होता है कि आपको हर याद की हुई चीज आप वहां पे डाल पाए। कुल मिला के जैसे भी आपने आज तक जो भी सीखा वो भी यूज करना पड़ेगा। हाँ, जो पढ़ के आए हैं निसंदेह उसका प्रयोग होगा, कि जो अभी आप लेटेस्ट पढ़ के आए हैं उसे डालेंगे आप, लेकिन जो आप सीखे हैं आज तक जिए हैं उसका भी प्रयोग मेंस में करना पड़ता है। तो सर 1-2 क्वेश्चन कर देते हैं, इस बार तो 3-4-5 कर दिए थे क्वेश्चन। मतलब ये लोग बहुत उथल पुथल रखते हैं, बहुत ही ज्यादा डेविएट होते रहते हैं। तो सर साइंस एंड टेक में सबसे पहले तो करंट अफेयर्स पे बहुत नजर रखनी चाहिए, कि अगर बायोटेक से रिलेटेड कोई काम हो गया है तो नजर रखी जानी चाहिए। दूसरी बात सर, अगर कोई गौर से ऑब्जर्व करे तो सिलेबस की लाइंस को डिट्टो वो लोग पकड़ के रख देते हैं क्वेश्चन में। वो सीधा सीधा पूछ देते हैं कि भाई बताइए जैव प्रौद्योगिकी क्या है, भाई बताइए नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी के क्या अनुप्रयोग हैं, इससे जुड़े हुए क्या मुद्दे हैं। तो सिलेबस में साइंस एंड टेक की जितनी भी लाइंस लिखी हुई हैं उन सब पर आपकी एक कमांड होनी चाहिए निश्चित हद तक। मतलब ऐसा नहीं कि नैनो टेक के आप विशेषज्ञ बन जाए,
एक दो पन्ने का नोट्स होना चाहिए आपके पास, नैनोटेक का भी, बायोटेक का भी, आपके पास डिफेंस का, या जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे बौद्धिक संपदा है तो बौद्धिक संपदा से रिलेटेड आपके पास कुछ मटेरियल होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि कोई प्रश्न आए तो आप उसको डील कर ले जाएं, बस इतना पर्याप्त है सर। बाकी तो सर साइंस एंड टेक का कोई तोड़ नहीं है, वो अपने आप में एक अलग दुनिया है। तो उतना हमें आवश्यकता नहीं है, तो उसमें ज्यादा एफर्ट डालने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी नितिन, चाहिए। इसमें अब इसमें सर मेरा बात जो है करते हैं हम ये लोग। मानना है कि टॉपिक को पढ़ो नहीं, उसको समझो, कैसे इंटरप्रेट कर पा रहे हो, जी करंट सर। से कोरिलेशन जरूर करो। मैं भी जो बच्चों को पढ़ाता हूँ इसी स्टाइल में पढ़ाता जी हूँ, सर। ठीक है। आपने GS1 बताया, जी GS2 सर। बताया, GS3 बताया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, इसका पार्ट जी 2 सर। कर रहे हैं वीडियो का, क्योंकि आपसे बहुत चीजें हमें जाननी है, ठीक है ना। जी। तो यहाँ से हम पार्ट 2 जी में सर। जी GS सर। के पेपर 4 को और GS के पेपर 3 की जो कुछ यूनिट रह गई उनको कवर करेंगे। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पे भी बात करेंगे, जी सर। ठीक है। तो जितने भी जी हमारे सर। जी व्यूअर्स सर। हैं, इसके पार्ट 2 का जरूर इंतजार करें। जी। और पार्ट 2 में जो है आपकी सारी प्रॉब्लम है 100% जो है सॉल्व होंगी, क्योंकि इंटरव्यू बहुत ही अच्छा चल रहा है। राउंड के लिए धन्यवाद नितिन जी, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Unacademy.